ट्रांसमिशन अचानक साइलेंस में कट होती है और किसी की रोरिंग वॉइस सुनाई देती है जो हैन फेंग को बुला रही है। बंदा डोर खोलने की तरफ जा रहा है, ठंड में कांप रहा है। डोर होल से पीक करता है और डिस्कवर करता है कि ये एक्चुअली उसकी क्रश हायना है जो ठंड में रह नहीं सकती और मुश्किल से बोल पा रही है। वह हेजिटेशन के बिना डोर खोलता है और देखता है कि वो ठीक है या नहीं और जल्दी से इनवाइट करता है उसे अंदर आने को। पर अनएक्सपेक्टेडली हायना जंप करके उसे किस कर देती है जो हैन फेंग के लिए शॉक और अम्यूजमेंट का रीजन बन जाता है। वो यहाँ एफर्ट डाल दी है किस में और एंड में ब्रो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है, समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। याद रहे वो उसकी क्रश थी, तो अभी ड्यूड को अंदर से लगता है जैसे फाइनली उसने विन स्कोर किया हो गीगा चैट वाइब। इसी मोमेंट हायोना अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, बताती है कि वो हमेशा से उससे प्यार करती आई है। एपोकलिप्स के स्कैरी वर्ल्ड में डिसेंड करने के बाद उसे समझ आ गया कि कोई लाइक हैन फेंग सच में दूसरों की केयर करता है। अपने पॉइंट को और प्रूफ करने के लिए हायोना उसे अपने बॉडी को टच करवाती है ताकि उसका रेसिंग हार्टबीट फील हो और बोलती है कि वो रेडी है कुछ भी करने के लिए। और हाँ, यही वो हनी ट्रैप है जिसमें हमारा गाय फंस जाता है। जब वो बर्ड्स और बीज इमेजिन कर रहा है, हायना उसके लेग्स के बीच अपना थाई रब करना डबल डाउन कर देती है जिससे वो और भी लॉस्ट और केयरलेस फील करता है। वो भी अपने फीलिंग्स शेयर करता है, बोलता है कि वो उसके लिए दुनिया है लेकिन अभी ऐसे बिहेव करना सेंस नहीं बनाता। हायना एक एक्सीलेंट मैनिपुलेटर है क्योंकि वो बोलती है कि ब्रो अपनी आईज क्लोज करे ताकि प्रोसेस एंजॉय कर सके। फुल ऑफ जॉय वो अपनी आईज क्लोज करता है, सोचता है कि आगे क्या होने वाला है। लगता है जैसे बच्चे का एक्साइटमेंट है उसके अंदर। पर फिर उसका फर्स्ट किस उसके क्रश के साथ फॉलो होता है उसके स्कल के बैश होने से, उसके बास्टर्ड बॉयफ्रेंड के हाथ से। हैवी स्मैश से उसके बॉडी के इर्द गिर्द पदल बन जाता है। पुअर गाय ठंड और पेन में कांप रहा है जब हायना अपनी टेरर एक्सप्रेस करती है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एक्चुअली कोई कोल्ड ब्लड में मार देगा। पर उसका बॉयफ्रेंड रिमाइंड करता है कि वो इनोसेंट बिहेव नहीं कर सकती क्योंकि शुरू से समझ गई थी कि ये गाय जाएगा। वो हैन फेंग को स्पेयर नहीं करने वाले। जब दुनिया के सब लोग एपोकलिप्स में सिर्फ अपने लिए है तो केयर करना कौन सा ऑप्शन है। वो लोग अपना हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते कि हैंग फेंग के रिसोर्सेस और लूट डिस्कवर हो गए और नाइस गाय जो काइंडनेस दिखाना चाहता था अब अपनी ही ब्लड में ड्रेंच और मूव नहीं कर पा रहा। डेथ से क्लिंगिंग उसे डोमिनेट करता है और लास्ट चीज जो वो देखता है वो है हायना अपने बंदे के साथ लवी डवी हो रही है। उसका डिमाइस एक रूथलेस वुमन की प्लानिंग की वजह से हुआ। अपने फाइनल मूवमेंट में वो वाव करता है अगर सेकेंड चांस मिला वो किसी का टॉय बन के उसे और डिस्कार्ड होने से रोकेगा। जैसे उसका कॉन्शियसनेस फेड होता है, टेरिफाइंग फीलिंग की जगह शिमर वार्म लाइट आती है जो उसे करीब ले आती है। पहले वो सोचता है कि शायद हेवेंस का रास्ता है, पर फिर उसके इनोसेंट एक्सपेक्टेशन स्पॉइल हो जाते हैं जब स्पिरिचुअल बॉडी एक वर्ल्ड ऑफ पेन एक्सपीरियंस करता है और 100 पीसेस में बर्स्ट हो जाता है। इस ट्रॉमेटाइजिंग सीक्वेंस के एंड में वो जोल्ट अप अवेक होता है अपने बेड में। उसका फेस स्वेट से भरा है और वो अपने सराउंडिंग को क्वेश्चन करता है। हैन फेंग अभी थोड़े सेकंड्स पहले ही फेड हो रहा था पर अब वो ओके है। सिर्फ ओके ही नहीं, दुनिया भी ठीक है, कोई अपोकलिप्स के साइन नहीं। सूरज वार्म है। 30 मिनट्स वेट करने के बाद भी ये वो वार्मथ है जो उसने सोचा भी नहीं था कि दोबारा देखेगा। हैन फेंग कैलेंडर चेक करता है और रियलाइज करता है कि आज जून 20 है। ओरिजिनल टाइम में एपोकलिप्स जुलाई 15 से स्टार्ट होना था। मतलब उसका पोस्ट डेट रिग्रेशन हुआ और वो वापस टाइम में आ गया है बस कुछ वीक्स एपोकलिप्स से पहले। उसके फेस पे शॉक, अम्यूजमेंट और कंफ्यूजन का कॉम्बो साफ दिख रहा है। क्लियरली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो दोबारा रिबॉर्न होगा, पर इस बार कुछ चेंजेस के साथ वापस आया है। अब बात करते हैं उस ग्लोइंग रेड हैंड की। जब से हैन फेंग ने कॉन्शियसनेस रिगेन किया है उसका हाथ बस कंटिन्यूअसली रेड ग्लो कर रहा है। वो ट्राई करता है वेव करने का पर कुछ नहीं होता। ग्लो का फील वार्म है और कोई पेन नहीं है। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका माइंड ट्रिक कर रहा है, पर फिर हैन फेंग अचानक स्नीज कर देता है और एक और इंट्रिगिंग डेवलपमेंट होती है। वही हाथ जो अभी तक रेड ग्लो कर रहा था अभी ब्राइट ग्रीन ग्लो कर रहा है और उसकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। पर इस बार एक डिफरेंस है, हैन फेंग एक्चुअली अपने ग्लोइंग पावर के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हरी और पैनिक में वो वहाँ खड़े रह के अपने नए प्रॉब्लम्स पे लॉस्ट लगता है। ग्लो अचानक श्रिंक होने लगता है उसके हाथ में। ग्रीन ग्लो का बिहेवियर रेड वाले से ऑड और डिफरेंट है। एक सीट लेके वो अपनी सडन ड्रॉप इन एनर्जी एक्सप्रेस करता है। हाँ, ग्रीन ग्लो एक्टिवेट होने के बाद से उसका बॉडी पहले से ज्यादा ड्रेन फील कर रही है। फ्रस्ट्रेटेड एंगर में हाथ वेव करता है और एक सडन रियलाइजेशन आता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है जैसे वो मानवा स्टोरीज जो वो पढ़ना पसंद करता है। सेम फैशन में कैरेक्टर रिबॉर्न होता है और इस बार ओवर पावर्ड एबिलिटीज के साथ। अपनी पावर टेस्ट करने के लिए ब्रो एक धारदार नाइफ निकालता है होपिंग फॉर मिरेकल, पर फनी पार्ट ब्लेड रिएक्ट ही नहीं करता और वो वहाँ खड़ा है जैसे क्लाउन। ऊपर से टमी भी ग्रम्बल कर रहा है एनर्जी लॉस की वजह से। फ्रिज चेक करना भी वेस्ट है, वहाँ कुछ भी नहीं।
सिचुएशन उसके लिए और ट्रबलसम होती जा रही है। उसे कुछ खाना ही होगा, नहीं तो दोबारा अनकॉन्शियस होने का रिस्क है। तभी एक आइडिया आता है जब वो रोस्टेड सोयाबीन का जार देखता है। एपोकलिप्स में फिजिबल स्नैक प्रॉपर मील नहीं है, पर अभी के लिए फीलिंग है। वो एक बीन उठाता है और अपने मुंह में डालता है, पर जैसे ही डालता है सोयाबीन एक्सप्लोड करके फुल्ली ग्रोन बीन प्लांट बन जाता है। हैनफेंग समझ नहीं पा रहा कि ये सोयाबीन की वजह से हुआ या उसने खुद किया। उसका ग्लोइंग ग्रीन हैंड और एग्जॉस्शन दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं। एक बीन स्प्राउट ग्रैब करके पॉप करता है, अमेज्ड है, ये उसकी न्यू पावर्स है। इम्प्रेस होके वो इंटेंसली स्टडी करना चाहता है, पर करंट स्टेट में कुछ इश्यूज पहले हैंडल करने होंगे। सबसे पहले सप्लाई स्टॉक करने का, ताकि एपोकलिप्स में शॉर्टेज ना हो, इसलिए वो सुपरमार्केट की तरफ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बिजी क्राउड में नेविगेट कर रहा है, सब अपनी अपनी थॉट्स में लॉस्ट और चैटर कर रहे हैं। हैनफेंग कंफ्यूज है और अपने थॉट्स कलेक्ट करता है। अब तक उसके पास 2 टाइप्स के रेडिएटिंग हैंड्स है और ग्रीन वाला ज्यादा अनस्टेबल है एग्जॉशन इफेक्ट्स के साथ। और फिर एक लास्ट पार्ट शायद सबसे इंटरेस्टिंग, जब उसने सोयाबीन टच किया ग्लोइंग हैंड से वो प्रॉपर बीन स्प्राउट बन गया। अभी भी उसे स्पेसिफिक समझ नहीं आ पाया अपने पावर्स का, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है। लॉस्ट इन थॉट उसे एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है, हाइना की, वही चुड़ैल जिसने उसे प्रीवियस लाइफ में बिट्रे किया था, यहाँ उसे देखने आई है। ड्रॉप डेड गॉर्जियस है, पर रिस्क लिटरल है, इन्वॉल्व होने का मतलब 6 फीट अंडर। हैनफेंग प्रीटी शॉक्ड है उसे दोबारा एनकाउंटर करके। थोड़ा बैकग्राउंड ऑन क्रश। ली हाइना उसकी लॉन्ग टर्म क्रश थी 3 साल से। उसने हर ट्रिक यूज किया था उसे लाइक करवाने के लिए, पर डीप डाउन ब्रो जानता था कि वो सिर्फ बैकअप था, अगर कुछ भी नहीं हो। अब जो हुआ, जो बिट्रेल हुआ, कोल्ड ब्लड में किया गया, उसके बाद ब्रो पिस्ड है। रेज बॉडी में फील हो रही है, पर वो उस टाइप का नहीं है इंस्टेंटली बैलिस्टिक होने का, कंसिडरिंग रीबर्थ सिचुएशन। हैनफेंग अपने आप को एश्योर करता है और काम होता है, सोचता है कि प्रॉपर रिवेंज कभी और करेगा, अभी के लिए सप्लाईज गैदर करनी जरूरी है। हाइना कंसर्न शो करती है, हाथ वेव करके अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो स्पेस आउट लग रहा था। पोलाइटनेस मेंटेन करते हुए वो हाइना को कॉम्प्लीमेंट देता है, बोलता है कि इतनी ब्यूटीफुल हो कि थोड़ा स्टंट हो गया। वो रिस्पॉन्ड करती है, स्मूथ टॉकर बोलती है और शॉपिंग के लिए इनवाइट करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी समझाती है। पर इस अटेम्प्ट के बावजूद गर्ल स्ट्रेट अप रिजेक्ट हो जाती है, जैसे हैनफेंग उसको इग्नोर कर रहा है। रियलिटी चेक उसे हार्ड हिट करता है और वो लॉस्ट ऑफ वर्ड्स होती है। रियलिटी यह है कि हैनफेंग फुली समझ गया कि वो सिर्फ इतना काइंड है ताकि उसे अपना पर्सनल ग्रोसरी बैंक बना सके। अब ब्रो डन है बीइंग समवन एल्स पेट, ये दोबारा नहीं होने वाला। डीमार्ट शॉपिंग प्लाजा को रीजन का सबसे वेल टू डू सुपरमार्केट माना जाता है, और ओरिजिनल टाइमलाइन में जैसे ही आर्टिक एपोकलिप्स शुरू हुआ, ये प्लेस एक ही रात में क्लीन और एम्प्टी हो गया था। अभी तक पता नहीं कि किसने ऐसे लूट किया, पर अभी के लिए हैनफेंग का ऑब्जेक्टिव है जितना हो सके उतना स्टॉक करना। इंटेलिजेंट होने के नाते उसने एक सर्वाइवल गाइड लिस्ट डिस्कवर की, जिसमें सब कुछ है जो उसे चाहिए। फूड, विंटर क्लोथिंग, मेडिसिन, नेसेसिटीज, फ्यूल और भी बहुत सारी चीजें जो यूजफुल है। लिस्ट काफी बड़ी है, पर एक सेकेंड, प्रॉब्लम भी है, ब्रो के पास इतना पैसा ही नहीं है। जब वो सल्किंग में होता है तब एक सडन मैसेज आता है जो प्रूफ करता है कि वो एलिजिबल है जाइंट लोन लेने के लिए। बिल्कुल लॉटरी टिकट जैसा मूवमेंट। एपोकलिप्स में कौन लोन की रिपे करेगा एनीवेज। तो फिर इंटरनेट के सारे लोन एप्स यूज करके हैनफेंग ने लोन्स ग्रैब करने स्टार्ट कर दिया हर जगह से। सीन शिफ्ट होता है हाइना पे, जो काफी फ्रस्ट्रेटेड है उसके आज के ट्रीटमेंट से। ये चुड़ैल अभी भी वही स्टकअप है जो अभी भी टेक ओवर नहीं कर पा रही कि उसके पर्सनल सिंप ने उसको रिफ्यूज किया। यही बताता है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, और प्रीवियस लाइफ में उसने हैनफेंग को किल करके ये और भी क्लियर हो गया। हाइना कर्ज कर रही है, हैनफेंग को पैथेटिक लूजर के लिए विदाउट कार और फ्यूचर में नाइस होने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती। और तभी डेविल का सीन, एक कार उसके पास ड्राइव करके हॉर्न बजाती है। हाइना शॉक हो जाती है जब डिस्कवर करती है कि ड्राइवर वही बंदा है जो इसके बारे में वो बात कर रही थी, उसका पर्सनल सिम। हैनफेंग ड्रॉप बाय करता है और बताता है कि उसने अभी अभी व्हीकल परचेज किया है। उसके फादर स्टेट्स में बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो नेचुरली थोड़ा कैश भेज दिया है मस्ती के लिए। साथ ही बताता है कि वो बिजी था अपने फादर को एयरपोर्ट ले जाने में। ये फैक्ट हाइना को थोड़ा काम करता है, सोचती है कि शायद इसलिए टर्न डाउन किया क्योंकि इम्पोर्टेंट काम था उसे। वो एपोलोजाइज करती है कि उसके इम्पोर्टेंट टाइम में उसे शॉपिंग ले जाने में बोला। गैसलाइटर प्रो मैक्स गर्ल एडिशन स्टाइल में वो क्यूट एक्ट करती है, क्राइंग और कंप्लेन करती है कि कितना क्रूअल था उसके लिए। हैनफेंग का रिएक्शन इंटरेस्टिंग है, पहले उसे फुलिश बोलता है, फिर क्लोज ग्रैब करके बोलता है कि वो कभी डिच नहीं करेगा उसे, क्योंकि हाइना उसके लिए फार टू इम्पोर्टेंट है। एरोगेंट चिक सोचती है कि उसे लॉटरी मिल गई है और फिर से फीलिंग्स मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। बोलती है कि वो भी सेम वे फील करती है और मूवी देखने और नाइस डिनर सजेस्ट करती है। पर जैसे ही वो बोल रही होती है, हैनफेंग कहता है पीस द हेल आउट।
और अपना लगेज अटेंड करने लगता है। कंप्लेन करता है कि कितना बिजी है वो स्टफ ले जाने में। हाइना भी स्टूपिफाइड है क्योंकि इतनी सडन शॉपिंग। हैनफेंग कूल प्ले करता है, बोलता है कि क्योंकि वो चाहता था इसलिए, और उसकी एक्सपेक्टेशंस रेस करने के लिए बताता है कि उसके लिए गिफ्ट भी लिया है। खुश और बबल अप हाइना घर जाने का डिसाइड करती है, होपिंग कि वो बाद में गिफ्ट देख पाए। जाते वक्त हाइना का फेस सेटिस्फाइड लुक में है, सोचती कि उसने हैनफेंग को फिर से फंसा लिया, पर वो नहीं जानती कि हैनफेंग भी सेम सेटिस्फाइड लुक शेयर कर रहा है। और हैनफेंग कभी भी अपने स्टॉक पाइल का सीक्रेट रिवील नहीं करेगा, ये उसका टिकट है सरवाइव करने का एपोक्लिप्स में। जब पूरी दुनिया डिस्पेयर और डिस्ट्रैक्शन में जाएगी, हैनफेंग फुली इंटेंट करता है रिवेंज लेने का उस बास्टर्ड पे जिसने उसे मारा था, और हाइना पे भी। साथ ही कन्फेस करता है कि इस बार एपोक्लिप्स एंजॉय करने वो ईगर है। एपोक्लिप्स का दिन बस 2 वीक दूर है। उस दिन हैवी स्नो प्लेनेट को कवर करेगा और टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप होगा। अगले मंथ तक टेम्परेचर ग्रेजुअली -70 तक गिर जाएगा और वर्ल्ड फुल्ली स्नो कवर्ड हो जाएगा। इससे बाहर जाना फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा और इसलिए फूड इम्पोर्टेंट है। वो सब स्टफ अपार्टमेंट में ले आया प्रॉपरली पैक करके, ताकि कोई सस्पेक्ट ना करे कि सप्लाईज होर्डिंग हो रहा है। मोस्ट ट्रबलसम सप्लाईज के लिए नाइट में मूव करेगा जब कोई नहीं होगा। एपोक्लिप्स की बात करते हुए सेकेंडरी इशू पावर सप्लाई का आएगा, और उसकी इंस्टेबिलिटी की वजह से फ्यूल जरूरी है, और हैनफेंग ने एक पूरे 1 साल का फ्यूल परचेस कर लिया ताकि कुछ गलत ना हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए हीटिंग सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा, तो कंस्ट्रक्शन क्रू बुलाया और हाउस प्रॉपरली अल्टर करवाया, रीइंफोर्स करके एपोक्लिप्स के लिए रेजिस्टेंट बनाया। फाइनली उसने एक डेडिकेटेड रूम भी बनाया सप्लाईज और इन्वेंट्री के लिए, ताकि कोई भी सस्पेक्ट ना करे और वो जॉब चाहे एक्सेस कर सके। जब तक उसने अपनी प्रिपरेशन रैप अप की, जुलाई 14 आ चुका था। अब बस एक ही दिन बचा था बिफोर टेम्परेचर अनकंट्रोलेबल लेवल तक गिर जाए। सब प्रिपरेशंस के बाद फाइनल आइटम चेकलिस्ट में था अपनी सुपर पावर स्टडी करना। अब टाइम था वो सोयाबीन टेस्ट करने का। प्रॉब्लम ये था, अभी तक उसने मेन ट्रिगर नहीं फिगर आउट किया था अपने एबिलिटी का। पर एनीवेज हैनफेंग डिसाइड करता है एक स्पूनफुल लेने का, और फियर्स के बावजूद होप करता है कि कम से कम फूड एडिबल है। हाफ प्लेट फिनिश करने के बाद सेफ कंक्लूजन ये था कि बीन्स कोई टेरिबल इफेक्ट नहीं दे रहा है, मतलब वो सेफली प्रोड्यूस और खा सकता है फूड यूजिंग उसकी पावर्स। पर ट्रिकी पार्ट अभी भी था, कैसे या क्या चीज उसके हाथ को ऐसे ग्लो करवा रही है। एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे अब तक उसने सिर्फ सोयाबीन ट्राई किए थे, इसलिए वो फ्रिज को इंस्पेक्ट करता है, होपिंग कुछ और वेजिस ट्राई कर सके। फिर नून क्वाइटली इवनिंग में चेंज हो जाता है। ड्राउजी और वीक हैनफेंग अपनी आईज ओपन करता है, क्वेश्चन करता है कि क्या अभी पास आउट हो गया था। ब्रो के हाथ में ब्रोकली है और किचन वेजिटेबल से स्प्लैटर्ड है। वो प्रॉपर सोच भी नहीं पा रहा था क्योंकि अपनी पावर्स के एग्जॉस्टिंग इफेक्ट्स ने एनर्जी ड्रेन कर दी। यही उसका अभी तक एक ड्रॉबैक है। हैनफेंग सेम सोयाबीन खाते हुए कमेंट करता है कि किस तरह उसने सक्सेसफुली कुछ नया सीख लिया है अपने एबिलिटीज के बारे में। अब बात करते हैं जो हुआ था जस्ट बिफोर उसके अनकॉन्शियस होने का। उसने बंच ऑफ स्टफ ऑर्डर किए टेस्ट करने के लिए और यूज किया डिफरेंट सेट ऑफ प्लांट्स पे। स्ट्रेंज पार्ट ये था, कुछ प्लांट्स कंप्लीटली नॉन रिएक्टिव थे, पर कुछ सीड्स जैसे प्रॉपर प्लांट्स में ग्रो हो गए, बिल्कुल वैसे जैसे सोयाबीन के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। और एक थर्ड कैटेगरी भी थी, कुछ प्लांट्स डेटोनेट कर गए उसके हाथ में, जिसका रीजन अभी मिस्ट्री है। हैनफेंग ने वो चैरेट सब्सटेंसेस भी डिस्कवर किए जो कोल जैसे लग रहे हैं डिटोनेशन के लिए, पर यह अच्छा था क्योंकि ये सब्सटेंस स्टोर करके लेटर वार्मथ के लिए यूज किया जा सकते थे। इससे उसने सक्सेसफुली एक वे डिस्कवर किया अपने आप को वार्म रखने का हार्श एपोक्लिप्स में। एक्साइटेड वो कॉन्सेंट्रेट करता है अपने पावर्स होने पे और कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करने पे। शुरू में फेल होता है, पर जब फोकस करता है मैजिकल इफेक्ट्स प्रोमिनेंट होते हैं, गिविंग हिम व्हाट ही वांट्स। और फिर ब्रो हैनफेंग डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी फ्लोर पे गिर जाता है। बैक टू द प्रेजेंट कंफ्यूज लगता है अपने पावर्स के लॉजिक पे, कुछ प्लांट्स वर्क करते हैं कुछ नहीं। समझना थोड़ा मुश्किल है क्या काम करेगा और क्या नहीं। फिर भी इस एक्सपीरियंस से की पार्ट ऑफ ट्रिगर रियलाइज करता है एक्चुअली वो उसके कॉन्शियसनेस में इम्ब्यूड है। तो वो मेडिटेट करता है एक इटर्नल एक्सपीरियंस पे जहां वो नेचर के साथ एक हो जाता है। एक्सपीरियंस जो माइंड और बॉडी को कनेक्ट करता है, और उसके ऐसे इमेजिन करने पे उसको सक्सेस मिलता है। क्योंकि अपने आंखें खोलने के तुरंत बाद हैनफेंग अपने चमकते हुए ग्रीन हैंड को देखकर सेटिस्फाइड हो जाता है। इससे उसको कंफर्म हो जाता है कि उसकी एबिलिटी लिंक्ड है उसके कॉन्शियसनेस से। वो और टेस्ट करने के लिए मीट पे भी ट्राई करता है, पर पुअर गाय डिसअपॉइंटेड होता है जब काम नहीं करता, मतलब बस प्लांट्स पे ही जीना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन और बेगिंग के बावजूद कुछ नहीं होता। फिर वो अपने थॉट्स को क्वेश्चन करता है। अपने मेडिटेशन टेक्निक को याद करते हुए जब वो मेडिटेट करता है तब वो एक्सपीरियंस करता है 2 यूनिक कलर्स, एक रेड और एक ग्रीन। वो आगे ये सोचता है कि अभी तक उसने रेड को यूज ही नहीं किया, तो इस बार आंखें बंद करके ट्राई करता है कनेक्ट करने के लिए माइंड को सेकेंड एबिलिटी।
शॉक में हाथ रेड ग्लो करता है और मीट इफेक्ट होता है, डिस्गस्टिंग स्पाइकी ब्लॉब बन जाता है। इफेक्ट्स देख के डिस्गस्टेड मीट ग्राउंड पे टॉस करता है और स्लो इंस्पेक्शन के लिए अप्रोच करता है। वो पिंच करके दोबारा ग्रैब करता है और क्वेश्चन करता है। मीट रिएक्टेड टू रेड रेडिएटिंग लाइट। लगता है मीट प्रॉपरली कुक्ड भी हुआ। क्वेश्चन आता है कि रेड लाइट सिर्फ हीटिंग के लिए है क्या? फिर हाथ इंस्पेक्ट करता है और रियलाइज करता है कि मीट कुक नहीं हुआ, ऑपोजिट है। ये एक्चुअली प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन रिवर्ट कर रहा है। इस रिवेलेशन के बाद उसको फाइनली एक डिस्कवरी मिल गई। ग्रीन लाइट एवोल्यूशनरी प्रोसेस को स्पीड अप करती है और रेड लाइट उसे इमेंसली स्लो कर देता है। फिर दोनों कंबाइन करने की कोशिश में वो अपने दोनों हाथ क्लैप करता है, जिससे बर्स्ट ऑफ येलो बनता है और वही मीट अब पहले से भी बड़ा बन जाता है। पर इससे एक क्वेश्चन आता है कि सोयाबीन का क्या हुआ जो उसके हाथ में था? तो डिसअपियर हो गया, मतलब शायद मीट के साथ वो मर्ज हो गया। हैनफैंग अपने पावर्स के आउटपुट से अमेज्ड है। फर्दर इंस्पेक्शन के बाद कंक्लूड करता है कि मीट अब तक का फ्रेशेस्ट है जो उसने कभी देखा। एक्साइटेड वो एक और बार ट्राई करना चाहता है, पर लक उसके साथ नहीं है। ब्रो इतना फेल करता है कि सब कुछ ब्लैक हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो अपने हाथ फ्लोर पे स्लैम करता है, पर इवेंचुअली पेशेंस अडॉप्ट करता है। टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का और वो खुश है कि बस एक ही दिन में इतना डिस्कवरीज हो गई। अगर वो फुली मास्टर कर पाया एबिलिटीज को तो ब्रो सोचेगा सुपरमैन बनने का और वर्ल्ड के टॉप पे खड़ा होने का। पर फिर वो रियलाइज करता है इडियट जैसे कि फूड ही सिर्फ नेसेसरी नहीं है लाइफ सेव करने के लिए, अभी के लिए वेपन भी चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे ह्यूमन से। जब वो सोचता है जाने का वेपन लेने, रियलाइजेशन होता है एपोकलिप्स शुरू हो चुका है। लास्ट टाइम की तरह वर्ल्ड एब्सर्ड अमाउंट ऑफ स्नो फेस कर रहा है जुलाई में, पर हैनफैंग फिर भी बाहर जाता है, बिलीविंग कि गन लेना जरूरी है बिफोर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस रीच करे। साथ ही कंट्री में गन इलीगल है तो डायरेक्टली बाय नहीं कर सकता। सोच में बिजी उसे एक ब्रोकली हेयर पंक दिखता है रैंड करते हुए, क्लेमिंग कि वो लाओ वैंग का यंगर ब्रदर है शी गैंग लीटा ग्रुप से। टिपिकल माय ब्रदर्स गॉट मोर मनी देन यू टैक्टिक पैटी आर्गुमेंट जीतने के लिए। हैनफैंग एक्चुअली इस क्लाउन को रिकॉग्नाइज कर लेता है थैंक्स टू इसका शिटी फैशन स्टाइल। और सबसे फनी बात यह है कि लोगों ने इसको नाम दे दिया है होमलेस जोई। अब बात करते हैं ली जी या होमलेस जोई की, जो सेम नेबरहुड में रहता है। बंदा नोन है कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, नेटवर्क विद एवरीवन अराउंड। लोग आते हैं पूछते हैं क्या हो रहा है और बंदा एक्ट करता है बिजी ड्यूड जैसे, प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हो अपने बिग ब्रदर के साथ। ब्रो खुद काम नहीं करता, हमेशा फोन पे वाइनिंग प्रिटेंडिंग मिलियंस ऑन प्रोजेक्ट। हैनफैंग सोचता है कि क्या ये इडियट हेल्प कर सकता है वेपन लेने में। होमलेस जोई को ग्रिड करता है और थोड़ी देर प्रिटेंड करता है कि जैसे वो जानता हो उसे। बाद में पता चलता है ये बंदा एक्चुअली हैनफैंग को नहीं जानता, पर हैनफैंग प्रिटेंड करता है कि शाओ हैन प्राइड का एडवांटेज लेके एक्ट करता है जैसे लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स हो। होमलेस इडियट बेट में आ जाता है और सॉरी बोलता है याद ना होने के लिए, स्पेशली बिजी होने का एक्सक्यूज देते हुए। हैनफैंग सराउंडिंग चेक करता है और पंक के पास क्विकली अप्रोच करता है, पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेनेशन के बाद होमलेस जोई शॉक में होता है, क्वेश्चन करता है ये ड्यूड को गन क्यों चाहिए। उसका रिएक्शन देख के हैनफैंग लॉस्ट ऑफ वर्ड्स है। प्रॉपर एक्सक्यूज वाइप आउट करने से पहले ब्लॉन्ड पंक वार्न करता है कि गन्स दिन में नहीं लेनी चाहिए। उसके कनेक्शन होने के बावजूद होमलेस जोई मूड में नहीं है डेंजरस बिजनेस में। हैनफैंग क्लैरिफाई करता है सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए, कुछ लोग उसके अगेंस्ट ग्रज रखते हैं। वो एक मेड अप स्टोरी बनाता है कैसे एक बंदा मिले वर्क जाते हुए, दोनों बाइक पे, और बंदा केयरलेस उसके फेस पे थूक देता है। नेचुरली हैनफैंग पीस हो जाता है, कन्फ्रंट करता है उस क्लाउन को और सबके सामने मारपीट करता है। बंदा ह्यूमिलेट होने के बाद चला जाता है, पर बंदा ग्रज होल्ड करता है और रिटर्न आने के बाद प्रॉमिस करता है फ्रेंड्स के साथ। अगले दिन बंदा पूरे गैंग के साथ डिस्ट्रॉय करता है, क्लाउनिंग और रफर्ड हैनफैंग को टॉप टू बॉटम। इस बीट डाउन के बाद सेल्फ डिफेंस वेपन चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए। लकीली होमलेस जो सिंपैथेटिक है स्टोरी के लिए और इंसिस्ट करता है स्पिटिंग स्टेप टू फार है, पनिशमेंट डिजर्व करता है वो बंदा। पर हैनफैंग सोचता है शायद बंदा पॉइंट मिस कर गया हो कंप्लेंट का। स्टिल होमलेस जो ही अपना आर्म अराउंड रखता है जैसे गार्डन एंजल और प्रॉमिस करता है सेव करने का। वो बिग ब्रदर को कॉल करके सब कुछ सॉर्ट आउट करेगा। हैनफैंग खुश है, सब चीजें उसके फेवर में जा रही है। होमलेस जो ही रेकमेंड करता है बस में जाने का, लग्जरी कार सर्विस में है अभी। हैनफैंग इसके लिए ओके है और शो करता है अपनी व्हीकल रेडी है इस काम के लिए। जब वो अपनी ड्राइव पे जा रहे होते हैं होमलेस जो शॉक्ड हो जाता है और कार के प्राइस के बारे में पूछता है। हमारा ब्रो रिवील करता है 7 लाख में खरीदी, जो उसके नजर में काफी अच्छा डील था। पर होमलेस जो यहाँ इंस्टाग्राम हाथ रोप जैसे फोटोज ले रहा है कार्स की। सबसे फनी पार्ट कैप्शंस भी ऐसे लगाता है जैसे एसयूवी उसकी ही हो। अगले ही पल उसके बिग ब्रदर्स के पंख चिल कर रहे हैं फायर के साथ एब्सर्ड वेदर कंडीशंस कमेंट करते हुए।
हैनफेंग की कार रुकती है और होमलेस जोई सीधा बाहर निकलता है। बंदा यहाँ स्मग और राइचियस एक्ट कर रहा है। बाकी के बॉयज बिलीव नहीं कर पा रहे कि होमलेस जोई के पास अपनी एसयूवी है अब। और ये बंदा इतना स्लाइम बॉल है कि बोलता है कि 7 लाख अपने पॉकेट से खरीदी है। हैनफेंग तुरंत इंप्रेशन बना लेता है। बंदा सीरियसली बोल्ड है इन फ्रंट ऑफ ओरिजिनल व्हीकल ओनर। नेक्स्ट सीन में पंक हैनफेंग को अपने बॉस के पास ले जाता है। गैंग लीडर के रूप में बंदा टैटूज के साथ कवर्ड है। ब्रदर को यहाँ देख के डिस्प्लीज्ड है और इमीडिएटली ब्लॉन्ड पंक को डोर दिखा देता है। होमलेस जोई सारा प्रेशर हैनफेंग पे डालता है, बोलता है कि फ्रेंड गन खरीदना चाहता है। हैनफेंग थोड़ा टेरिफाइड है और बॉस थोड़ा एनॉयड है कि एक लाउजी गन के लिए आया जब कुछ और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हो सकते थे। बॉस अपने लैकी को हैंडगन फेच करने को बोलता है जो टॉस होती है हैनफेंग को 6000 के प्राइस में। पर हमारा ब्रो हैनफेंग मूड में नहीं है टाइनी पिस्टल के साथ प्ले करने के। नो, वो फुल जॉन विक मोड प्लान कर रहा है और लॉन्गर वेपन्स विद स्कोप रिक्वेस्ट करता है। बॉस अलार्म्ड है ऑडेसिटी पे और कन्फ्रंट करता है फॉर डिमांडिंग स्नाइपर राइफल। रिमाइंडर रहता है हैनफेंग को नेगोशिएशन या सर्च करने का राइट नहीं है उसके पास। यहीं पे होमलेस जोई और उसकी स्टोरीज आती है फ्रंट में। एक और स्टोरी वाइप करता है। हैनफेंग की वाइफ ने चीट कर दिया 3 बार। स्टोरी टेलिंग के एंड में बॉस फ्यूरियस टेंट्रम में रेजफुल ऑन हैनफेंग की वाइफ। ये रिडिकुलस स्टोरीज मूवी मटेरियल लगती है। एनीवेज बॉस फाइनली स्नाइपर राइफल रिक्वेस्ट अप्रूव करता है। बोलता है कुछ डेज लगेंगे उन्हें। हैनफेंग ग्रेटफुल है कि उसकी रिक्वेस्ट टेंड की जा रही है। बॉस उसके अंडरलिंग को ऑर्डर करता है कि अरेंज करे सेमी ऑटो भी। बॉस एक्चुअली पिटी फील कर रहा है और फ्री गन गिफ्ट में दे देता है। हैनफेंग टोटली स्टार्ट स्टक है हैंडगन फ्री ऑफर में देख के। ग्रेटिट्यूड रिटर्न करते हुए ब्रो इंपॉर्टेंट इन्फो गैंग को स्लिप करता है। उसके गवर्नमेंट के फ्रेंड्स है और वेदर कंडीशंस और वर्स होने वाला है। मतलब बेस्ट है क्विकली स्टॉक अप सप्लाईज क्योंकि जल्दी रन आउट हो जाएंगे। इस बार हैनफेंग सीरियस गेस मेंटेन करता है एडवाइस के वेट के साथ। बॉस एडवाइस एक्सेप्ट करता है और मीटिंग कंक्लूड होती है। वापस आते हुए होमलेस जोई बताता है कि कैसे हैंडल किया मीटिंग जैसे प्रो मीडिएटर। सोचता है अच्छा है ब्रदर प्लीजेंट मूड में था आज। हैनफेंग ग्रेटफुल है होमलेस जोई पर तो वादा करता है उसे कुछ सिगरेट्स के पैकेट देने में। होमलेस जोई पहले गुडनेस का एक्ट करता है फिर इवेंचुअली केव करता है ऑफर में। फनी पार्ट 1 कार्टन फुल सिगरेट्स रिक्वेस्ट करता है जॉब के लिए। सोचता है इजी रिक्वेस्ट है। उसी वक्त हैनफेंग अपनी चेकलिस्ट पे फोकस करता है। सब कुछ रेडी है एपोकलिप्स के लिए और बाकी टाइम एबिलिटी स्टडी करने में स्पेंड होगा। सिर्फ एक चीज सॉल्व करनी है फुट ट्रबल्स, उसके बाद स्मूथ सेलिंग। कॉन्फिडेंस में प्लान्स के बीच वो स्लिप कर जाता है और होमलेस जोई के सामने और रियली बैड फॉल कर लेता है। हैनफेंग का पैर शैम्बल्स में है और पेन में शिवर कर रहा है। होमलेस जोई समझ ही नहीं पा रहा कि क्या हुआ इतना सडन। हैनफेंग को स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है शायद पैर ब्रेक हो गया है। वो अपने कार कीज जोई को देता है। हेल्प के लिए हॉस्पिटल तक ड्राइव करने को बोलता है। ब्लॉन्ड पंक साइलेंस में स्टेयर करता है और शेमफुली रिवील करता है कि उसके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है तो अब उन्हें ओल्ड स्कूल अप्रोच लेना पड़ेगा। होमलेस जोई ट्राई करते हैं कि अपने ब्रो को उठा के हॉस्पिटल ले जा सके पर सीन इतना डिप्रेसिंग है कि हैनफेंग टैक्सी ऑर्डर कर देता है टॉर्चर अवॉइड करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल। रिसेप्शनिस्ट एरिया में जीयून हेड नर्स नाइट शिफ्ट में काम कर रही है। वो खिड़की के बाहर ऑब्जर्व कर रही है स्नो हर घंटे हैवी होता जा रहा है। पर सडनली एक इमरजेंसी कॉल आता है। उसे हॉल में आने का बोलते हैं। स्टाफ शॉर्ट है। वैसे सच में हमारे लड़की की टांग टूट गई थी। वो हॉस्पिटल में पड़ा था। फ्रैक्चर की रिपोर्ट देख के बिल्कुल टूटा सा। डॉक्टर बोलता है कि 1 घंटे का ऑब्जर्वेशन जरूरी है तब जाके मेडिसिन के साथ छोड़ेंगे। उसने हर चीज का प्लान बना लिया था पर एक रैंडम चीज ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। ब्रदरली भी उसे बाय बोलता है। कह रहा है कि काफी डील्स हैंडल करनी है, शेड्यूल बहुत टाइट है। और बस हैनफेंग फिर से 0 पे आ जाता है अकेला और ऊपर से एक खराब टांग के साथ। हॉस्पिटल लोगों से भरा हुआ है। पागल वेदर और गिरते हुए टेम्परेचर की वजह से पेशेंट्स अचानक बढ़ गए हैं। ये क्लियरली दिख रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में बाहर हालत बहुत ही खराब होने वाली है। हैनफेंग मेडिसिन का वेट कर रहा है पर लाइन एंड ही नहीं हो रही। तभी दूर से उसकी नजर एक सुंदर सी हेड नर्स पे पड़ती है जो पेशेंट्स की पल्स चेक कर रही थी। हॉस्पिटल में उस पर काफी डिपेंडेंट किया जाता है इसलिए डॉक्टर्स और नर्सेस उसकी भी मदद ले रहे थे। बस हमारे लड़की की सांस ही रुक जाती है। हैनफेंग शॉक में आ जाता है। इतनी छोटी एज में हेड नर्स, ऊपर से इतनी काइंड, हर पेशेंट से प्यार से बात करती हुई और लुक्स तो ऊपर से नीचे तक क्यूट ही क्यूट। हाँ भाई, बंदा फिर से पिघल गया पर इस बार किसी और लड़की के लिए। वो उसे देख ही रहा होता है कि एक बूढ़ा उसे मदद के लिए बुला लेता है और फिर वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है। बूढ़ा बोलता है कि उसकी पीठ में अचानक दर्द हो रहा है पर जीन उसे याद दिलाती कि स्टाफ कम है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर इस बूढ़े का असली प्लान तो कुछ और ही होता है। वो चुपके से एक कैमरा उसके पास नीचे स्लाइड कर देता है जब वो बिल्कुल अनअवेयर होकर मदद कर रही होती है।
वो प्रॉमिस करती कि जब भीड़ कम होगी तब एक्सरे का देख लेगी, लेकिन बुड्ढा यही नहीं रोकता। वो तुरंत खड़ा होता है और उसके बॉडी को पकड़ लेता है। नाइफ सी हेड नर्स अभी भी कुछ सस्पेक्ट नहीं कर पाती और बोलती कि डॉक्टर्स जल्दी ही आ जाएंगे, पर यही गड़बड़ हो जाती है। बूढ़ा और आगे बढ़ता है और हॉस्पिटल के फाइनेस्ट बेकरी का ब्रेड पकड़ लेता है। तभी हमारा लड़का अपनी क्रच सीधा उसके मुंह पे मार देता है। बूढ़ा जमीन पर गिर जाता है। हेड नर्स घबरा जाती है और पूछती कि क्या वो ठीक है, और हैनफोंग बोलता है सॉरी, उसे क्रच चलाना आता ही नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल लॉजिक है, जब कुछ ना आता हो तो पूरे फोर्स से फेंक दो। हैनफेंग उसका फोन उठा के चेक करता है। बूढ़ा चिल्लाता है कि फोन छोड़ने को। गैलरी में फोटो देख के हैनफेंग का दिमाग घूम जाता है। उसे गुस्सा आ जाता है। ये आदमी सिर्फ फोटो ही नहीं बल्कि उसके साथ बदतमीजी भी कर चुका था। वो बूढ़े को धमकी देता है कि सिक्योरिटी बुला लेगा और जेल भिजवा देगा, वैसे भी हॉस्पिटल में एक न्यूसेंस कम हो जाएगा। और हाँ, फोन वापस देने का सवाल ही नहीं। बोलता है अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल देगा। बेबस बुड्ढा फ्रस्ट्रेशन में भाग निकलता है। जो बंदा 1 सेकंड पहले बैक पेन का नाटक कर रहा था, अगले ही सेकंड हॉस्पिटल से लाइटनिंग स्पीड में गायब। हेड नर्स भी शॉक में रह जाती है इतनी तेज भागते देख के। हैनफेंग उसे बताता है कि शुरू से ही उस आदमी का इंटेंशंस गलत थे। फिर फोटो दिखा के सब एक्सप्लेन करता है। वो कहता है तुम पुलिस को रिपोर्ट कर दो, और फोन भी उसे दे देता है। हेड नर्स काफी खुश होती है, फोन ले लेती है, पर फिर अचानक से एक सवाल पूछते हैं, तुम्हारी टांग तो इंजर्ड थी ना? और तब हैनफेंग को याद आता है कि उसकी टांग फ्रैक्चर है और वो सिर्फ एड्रेनलिन पे चल रहा था। और इसी रियलाइजेशन के साथ दर्द फुल फोर्स में हिट करता है और वो चीख उठता है। थोड़ी देर बाद हेड नर्स उसकी प्रॉपर बैंडेजिंग कर देती है। अब दर्द काफी कम हो जाता है उसका। हेड नर्स उसका शुक्रिया अदा करती है और प्रॉमिस करती कि आगे से किसी को फायदा नहीं उठाने देगी। लेकिन जब वो ये सब बोल रही होती है तो हमारे लड़के का पैर सीधे उसकी दोनों पर्सनैलिटीज में घुस जाता है। हैनफेंग सोचता है ये लड़की शायद कभी सीखने वाली नहीं है। तभी हेड नर्स को दोबारा ड्यूटी के लिए बुला लिया जाता है। वो थोड़ी क्लमजी सी भाग जाती है और बोलती कि 1 हफ्ते बाद चेकअप के लिए वापस आना। हैनफेंग मन ही मन सोचता है 1 हफ्ते बाद तो दुनिया ही बदलने वाली है, शायद वो उसे कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। और इसी उदास ख्याल के साथ वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। अगले दिन मौसम और भी ज्यादा खराब हो जाता है। दुनिया भर में न्यूज आने लगती है कि टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है। दुबई और इजिप्ट जैसे जगहों पर भी हैवी स्नोफॉल हो रहा है जो कभी सुना ही नहीं गया। 46 कंट्रीज के एक्सपर्ट्स तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए जमा हो जाते हैं ताकि समझ सके कि असली में हो क्या रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये भयंकर ठंड टेम्पररी है और कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। फिर भी लोगों को वार्निंग दी जाती है कि घर के अंदर ही रहे और प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करे। वैसे हैंगफेंग अपना मॉडिफाइड रूम में बिल्कुल चिल बैठा था। हीटर्स फुल पावर पे चल रहे थे, एंडलेस वार्म के साथ। उसे किसी चीज का डर ही नहीं। सच बोलूं तो न्यूज वाले बोलते जा रहे हैं कि डिजास्टर गुजर जाएगा, पर हैंगफेंग जानता है कि ये कभी नहीं गुजरने वाला। ये सिर्फ पब्लिक को शांत रखने के लिए बोला जा रहा है और उससे लगता है कि जैसे पहली बार उन पे विश्वास करके वो खुद एक जोकर बन गया था। पर इस बार बात अलग है। वो रेडी है, पूरी तरह से रेडी। स्टॉक्स फुल है, हीटिंग सिस्टम परफेक्ट चल रहा है। फिलहाल उसे परेशान करने वाली कोई चीज नहीं बची। मीनवाइल बिल्डिंग का ग्रुप चैट बिल्कुल पागल हो चुका है। सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ठंड कितनी इंसेन हो रही है और कैसे वो लोगों को गर्म भी नहीं रह पा रहे। ग्रुप चैट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि एक एनोनिमस बंदा सीधा बोल देता है कि आइस एज एपोकलिप्स शुरू होने ही वाला है और ये स्नोस्टॉर्म धरती के अंदर से ही ट्रिगर हुआ है। ये मैसेजेस हैंगफेंग को हिला देते हैं क्योंकि अभी किसी को ये सब पता नहीं होना चाहिए था। उसका दिमाग तुरंत इस मिस्टीरियस बंदे को एक रेड फ्लैग मार्क कर देता है। आखिरकार प्रोटेक्निस्ट तो हैंगफेंग को ही होना चाहिए जिसे आने वाली एपोकलिप्स के बारे में पता हो, पर यहाँ तो कोई और भी जानता लग रहा है। पहले जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लोग हैप्पी थे, अब वो लीश पे बंधे हुए गुस्से वाले मॉब जैसे लग रहे हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को टैग कर रहे हैं, कहते हुए कि इस स्नोस्टॉर्म के मैस को तुरंत फिक्स करो। ब्लाइंड टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ना बोरिंग हो जाता है तो ग्रुप चैट एक वर्चुअल थीम पार्क बन जाता है जहाँ सब लोग चिबी स्टाइल अवतार के साथ दिखते हैं। एंग्री रेसिडेंट्स बिल्कुल खुश नहीं है। अगर स्नो एग्जिट के सामने जमती रही तो ग्रोसरी लेने भी नहीं जा पाएंगे। इतना पैसा दिया था फिर भी सर्विस इतनी बेकार। अगर मैनेजमेंट कुछ कर ही नहीं सकता तो वो प्रॉपर्टी एजेंट से बात करना चाहते हैं। दूसरी साइड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट टीम पैनिक में है, बार बार माफी मांग रही है, पर आधी अधूरी एपोलॉजीज से रेसिडेंट का गुस्सा कम नहीं होता। उन्हें रिफंड चाहिए और ये बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं लग रहा। इस पूरे केओस के बीच हमारा बंदा हैंगफेंग खड़ा है जो इन लोगों का फालतू बातों पे लड़ते हुए देखकर इरिटेट हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी ओनर्स के पास कोई जादू हो स्नोस्टॉर्म को रोकने का। पर हर कोई उम्मीद नहीं छोड़ता है। एक रेसिडेंट जियान इतना मैच्योर है कि मानता है कि ब्लिजर्ड से लड़ाई नहीं की जा सकती। उसका आइडिया सिंपल है, एक दूसरे की मदद करो, सिचुएशन और खराब मत बना। नेचुरल डिजास्टर्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते तो उन पर गुस्सा निकालना बेकार है।
पर लॉबी के सब लोग जियान के काम एटीट्यूड से एग्री नहीं करते। ये लोग इतने शॉर्ट साइटेड है कि मिलके काम करने के बजाय जियान को ही ट्रोल करने लगते हैं। बोलते हैं कि वो मैनेजमेंट का साइड ले रहा है। जियान एक्सप्लेन करता है कि वो किसी का साइड नहीं ले रहा, बस रियलिस्टिक और ऑब्जेक्टिव है। आर्ग्यू करके मैनेजमेंट को कॉर्नर में डालने का कोई फायदा नहीं होने वाला। पर भीड़ तब तक शांत नहीं होती जब तक बाहर की स्नो क्लियर ना हो जाए और वो ग्रोसरी शॉपिंग ना कर सके। जियान पूरी कोशिश करता है कि लोगों को समझाने की। वो पॉइंट आउट करता है कि बाहर स्नो क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि रोड्स भी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि लोग पैदल ग्रोसरी स्टोर चलें, क्योंकि फुटपाथ क्लियर करना रोड से ज्यादा इजी है। उधर हैनफेंग मुंह बना के देख रहा होता है, क्योंकि उसे वो बंदा पहचान में आ जाता है जो इधर उधर ज्ञान बांट रहा है जैसे सस्ता गुरु हो। उसकी नजर से ही पता चल जाता है कि उन दोनों का पास कुछ खास अच्छा नहीं था। अचानक एक इरिटेट सा बंदा चैट में घुस जाता है। कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, सीधा बात, अगर किसी को खाना है तो बाहर जाओ और स्नो क्लियर करो, सिर्फ गॉसिप करने से स्नो पिघलने वाली नहीं है। और ये बोल के वो लॉग ऑफ हो जाता है। फिर एक और बंदा आगे आता है जो नीचे जाके सफाई करने के लिए रेडी हो जाता है। ये ब्लंट बोलने वाला थग भी हैनफेंग को जाना पहचाना सा लगता है। धीरे धीरे और रेजिडेंट ज्वाइन करने लगते हैं, यहाँ तक कि नाजुक दिखने वाले लोग भी इस काम के लिए हाथ गंदे करने को रेडी हो जाते हैं। और फिर आती है हायोना, याद रह जाने वाली हायोना, जो खुद वॉलंटियर करती है। बाद में पता चलता है उसका वॉलंटियर बना एक ट्रिक है ताकि सारे गुनर्स आ जाएं। और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इतनी सुंदर लड़की अकेली थक के काम करे जब इतने सारे आदमी आसपास मौजूद हो। हैनफेंग को समझ ही नहीं आता कि ये खसमानू खानी औरत कैसे मान गई। और जैसे एक्सपेक्ट किया था उसने पूरा मूवमेंट मिल किया और अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल दी। ऐसी मौका परस्त औरतों से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ही हैनफेंग चैट से लॉग आउट करता है उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई देती है। ये औरत कभी भी उसका मूड खराब करने का चांस मिस नहीं करती। और अभी क्या भी वो उसको टेक्स्ट भी कर रही है। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उसे पता है कि ये बेचारा सिर्फ उसके कहने पे कुछ भी कर देगा, इसलिए वो उसे फूड सप्लाईज लाने को बोल रही है। ऊपर से बोनस के तौर पर अपनी हॉट फोटो भी भेज देती है, बिल्कुल कम कपड़ों में, सीधा हमारे बंदे का सोल पे अटैक। हैनफेंग मनी मन उस एफर्ट को सॉलिड 10 on 10 देना चाहता है। इतनी ठंड में भी बिना कपड़ों के उसको सीड्यूस करने की कोशिश, लेकिन उसकी टांग तो टूटी हुई है, तो चाहे कितना भी लड़की के पीछे भागना हो वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए वो वापस एक टीजिंग कमेंट मार देता है जो पक्का उसकी स्किन क्रॉल कर देता है। और हाँ, वर्ड्स का असर हो जाता है। वो इतनी चिढ़ जाती कि उसको पैरों तले कुचल देने वाला मन करने लगता है। थोड़ा सा फ्लैशबैक ले लेते हैं कि क्या चल रहा है। आज तीसरा दिन है जब से ब्लिजर्ड शुरू हुआ है और टेम्परेचर ऑलरेडी -20 डिग्रीज के नीचे गिर चुका है। क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन की बस शुरुआत थी, सेंट्रल हीटिंग अभी भी चल रही थी, इंटरनेट भी अभी तक जिंदा था सबके डेली डिस्ट्रैक्शन के लिए। तो बिल्कुल बोर्ड टीनेजर की तरह हैनफेंग बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, इधर उधर शॉर्ट्स देखते हुए। पर सच बोलूं तो उसका भी मन नहीं लग रहा। इतना सब होने के बाद भी सिर्फ एपोकलिप्स का दूसरा दिन है और वो ऑलरेडी बोर हो चुका है। यही से उसको सोच आती है कि लोनलीनेस एक आदमी के साथ क्या कर सकती है। ऊपर से टूटी हुई टांग जो उसको एक जगह पे चिपका के रख देती है। और पूरी तरह से ठीक होने में भी अभी 1 महीना लगने वाला है। और कोई ऑप्शन न देख के वो फिर से पिकमी मानवास के वीडियोस पे वीडियोस देखने लग जाता है। तभी एक न्यूज रिपोर्ट में उसको कुछ काफी ऑ इंस्पायरिंग दिखता है। पता चलता है कि एक बंदा है जिसके पास खुद को हील करने की अजीब सी पावर है। डॉक्टर्स के हिसाब से वो बंदा 15th फ्लोर से गिर गया था। अंदर के ऑर्गन्स और हड्डियां पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंदा रिजेनरेट होने लगा, मतलब सच में खुद को हील कर रहा है। सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में सोचते ही हैनफेंग को अपनी पावर्स याद आ जाती है। वो अपने हाथ पे चमकती हुई ग्रीन लाइट एक्टिवेट करता है और अपनी टूटी हुई हड्डी को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन एनर्जी बस फीज आउट हो जाती है, कुछ भी नहीं होता। दोबारा ट्राई करता है पर फिर भी फेल। आखिर में हार मान के काउच पे धम से बैठ जाता है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उम्मीद बस एक पल के लिए ही जगी थी। घंटों तक स्क्रोलिंग के बाद धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है और वो सपनों की दुनिया में चला जाता है। सपने में वो प्रिमिटिव कपड़े पहने एक मैसिव बकरी पे बैठा होता है। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बकरियों का पूरा झुंड उसके पीछे उड़ रहा होता है। दूर से एक बंदा होड़ सा फॉलो करता हुआ दिखता है, पर अचानक मजा खत्म हो जाता है जब बकरियां अचानक ब्रेक मार देती है और हैनफेंग को गिरा देती है। गिरते ही उसकी टांग टूट जाती है और एक बकरी आके उसको लिक करने लगती है। उसको ये अजीब बकरी वाला प्यार काफी ग्रोज लगता है, तो वो उसको धक्का दे देता है। बकरी इरिटेट हो जाती है और फिर अपनी लंबी सी जुबान निकाल के हैनफेंग की टांग पे लपेट लेती है और उसको हवा में खींच लेती है। जहाँ जहाँ जुबान लपटी होती है वहाँ टांग तुरंत हील होने लगती है। उसी पल हैनफेंग पसीने में भीगते हुए उठ जाता है, बिल्कुल शॉक्ड। सच में वो सपना इतना अजीब था कि वो पूरी तरह से घबरा गया होता है, एकदम फट्टू। तभी उसको नोटिस होता है कि उसकी टांग ग्रीन एनर्जी से चमक रही है, जैसे खुद को रिपेयर कर रही हो।
थोड़ी देर बाद वो धीरे से बैंडेजेस खोलता है और संभल के अपना पैर जमीन पर रखता है। हैरानी की बात यह है कि बिल्कुल दर्द नहीं होता उसे। लगता है ग्रीन लाइट ने सच में उसको हील कर दिया, पर सिर्फ नींद के बाद ही। इस थियरी को टेस्ट करने के लिए वो एक तेज चाकू उठाता है, थोड़ा मॉर्बिड तरीके से खुद को चोट पहुंचाने के लिए। उसका हाथ कांपता है जब वो अपनी इंडेक्स फिंगर पे हल्का सा कट लगाता है अपनी नई एबिलिटीज चेक करने के लिए। और फिर एक स्लाइस स्माइल के साथ उसे जो चाहिए था वही होता है। उसका घाव ग्रीन एनर्जी के साथ हील होना चालू होता है। अब सीन बाहर का है। वहाँ गुस्से से भरी रेसिडेंट्स की भीड़ आखिरकार अपनी एनर्जी सही जगह यूज कर रही है और सब मिलके मेन गेट का सामने का रास्ता क्लियर कर देते हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जियान शुयू को जाता है, जिसके यूनिटी वाले पेप्टॉक ने सबको हिला दिया। जियांग सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले एक बूढ़े को स्पेशल प्रॉप्स देता है। वो बूढ़ा वापस ट्विंस की तारीफ करता है जो उतनी ही जान लगा के काम कर रहे थे। फिर आती है सबकी फेवरेट थकी हुई नर्स जिन जिया, जो स्लिपरी स्नो पे संभल के चलने की कोशिश कर रही होती है। ट्विंस उसको देख लेते और तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। उसको उठा के संभाल देते और फिर वापस काम में लग जाते हैं, बोलते हुए कि अगर मदद चाहिए तो उसको बुला लेना। जियांग देखता है कि स्नोफॉल और तेज हो रहा है तो वो सबको बोलता है कि ग्रोसरीज रन जल्दी निपटाओ और जल्दी वापस आ जाओ। सप्लाईज की बात चल ही रही होती कि बुड्ढे को अचानक कुछ याद आता है, लेकिन जियांग के इंसिस्ट करने से पहले उसने सोचा नहीं था बताने का। कहता है कि एक रेसिडेंट को देखा गया था जो छोटे से ट्रक में सप्लाईज ला रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी अभी शिफ्ट हो रहा हो। जियांग को पहले तो इसमें कुछ खास अजीब नहीं लगता, नया बंदा है तो सामान लाना नॉर्मल की बात है। लेकिन फिर बुड्ढा एक इंटरेस्टिंग डिटेल ऐड करता है। उसने नोटिस किया था कि उस बंदे के पास गैस टैंक्स और एक फायर प्लेस भी था। अब ये तो नॉर्मल शिफ्टिंग का सामान बिल्कुल भी नहीं लगता। लग रहा था जैसे वो बंदा पूरी हार्डकोर प्रिपरेशन कर रहा हो सर्दी सरवाइव करने के लिए। अभी ये लोग और सोच भी नहीं पाते कि ट्विंस वापस आ जाते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ। तभी अचानक से एक बंदा कहीं से टपक पड़ता है। क्लियरली बुड्ढे की बात छुपके से सुन रहा होता है और उस मिस्टीरियस रेसिडेंट के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि लुई यान सीधा उसको स्नोबॉल मार देती है, बोलते हुए कि काम पे ध्यान दो और स्लैक मत करो। जियांग फिर से बीच में आके झगड़ा रुकवा देता है और सबको बोलता है कि मेन पाथ क्लियर हो चुकी है, तब वो निकल सकते हैं। नर्स जीन भी शॉपिंग के लिए काफी एक्साइटेड लग रही होती है। इसी बीच बुड्ढा जियान से पूछता है उसका क्या ख्याल है, क्या हो सकता है वो नया रेसिडेंट पहले से जानता हो कि ब्लिजर्ड आने वाला है। जियांग थोड़ा सोचता है, फिर बड़े संभाल के वो सवाल को डॉज कर देता है। वो बोलता है कि ब्लिजर्ड जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वर्स्ट केस में अगर स्टॉर्म नहीं रुका तो कम से कम उनके पास एक ऐसा नेबर है जिसके पास भर के सप्लाईज है, जो सबकी हेल्प कर सकता है। मतलब ओवरऑल ये अच्छी बात ही है। जैसे जैसे सब लोग स्टोर की तरफ बढ़ते हैं, स्नो स्टॉर्म और तेज हो जाता है और सबको और फास्ट मूव करना पड़ता है। दूसरी तरफ हमारा लेजी बंदा हैंग फैंग अभी भी अपने कोजी अपार्टमेंट में बेहोश पड़ा होता है, लेकिन उसकी नींद एक जोर से नॉक से टूट जाती है। बाहर से एक फेमिलियर आवाज उसको बुला रही होती है। दरवाजा खोलता है तो सामने होमलेस जोई खड़ा होता है, हाथ में वही फाइन स्टफ जो उसने मांगा था। ये बॉस लुई का प्रॉमिस गिफ्ट होता है। ब्रदरली खुद लेके आया होता है क्योंकि उसने पहले ही सप्लाई स्टॉक कर ली थी, इसलिए उसको बाकी लोगों की तरह शहर भर में भागना नहीं पड़ रहा था। फिर भी इस वेदर में आने के लिए हैंग फैंग उसको शुक्रिया अदा करता है। ब्रदरली के पास एक और भी इंटरेस्टिंग इन्फो होती है। कल रात से ही कई रूमर्स फैलने लगे थे। कोई अननोन बंदा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के एक सुपरमार्केट की पूरी शेल्फ साफ कर गया था। और जब कल बॉस लुई गैंग ने स्नो हटा के रास्ता बनाया तो सुपरमार्केट के अंदर सिर्फ खाली शेल्फ्स मिली। हैंग फैंग के लिए ये बात मानना बिल्कुल मुश्किल होता है। एक रात में पूरा बड़ा सुपरमार्केट कैसे साफ हो सकता है? लेकिन ब्रदरली की बात में कोई डाउट नहीं होता, ये सच में हो चुका था। अब हैंग फैंग को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि इस बार उसकी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा अजीब चीजें हो रही है। शायद वो अकेला नहीं है जिसको सुपर पावर्स मिली थी। और इसी सोच में वो डूबा होता है कि ब्रदरली उसकी बात काट देता है। वो हैंग फैंग को ज्यादा गर्म कपड़े पहनने और केयरफुल रहने की सलाह देता है, फिर अलविदा बोल के चला जाता है। आखिरकार हमारा हीरो अकेला रह जाता है और सब कुछ सोचने लग जाता है। कल रात जो हुआ उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करता है। फिर एक ही थियरी उसके दिमाग में आती है, शायद ये किसी ऐसे बंदे का काम हो सकता है जिसके पास नॉवेल्स और कॉमिक जैसी सुपर पावर्स हो, जो अपने पर्सनल सबस्पेस में अनलिमिटेड सप्लाईज छुपा सकता हो। सवाल सिर्फ ये था, क्या ऐसे पावर्स वाले लोग इस दुनिया में हो सकते हैं? और इसका जवाब काफी सिंपल था। जब उसके पास खुद सुपर पावर्स है तो किसी और के पास क्यों नहीं हो सकती? ये रियलाइजेशन काफी डिस्टर्बिंग थी उसके लिए। अब हैंग फैंग एक पल भी वेस्ट नहीं कर सकता था। उसको अपनी पावर्स और भी गहराई से समझना था, ताकि जब कभी उसका सामना किसी और सुपर पावर्स होल्डर से हो तो उसके पास काउंटर स्ट्रेटजी हो।
उसको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और पावर्स की लिमिट सब कुछ क्लियर होना जरूरी था। इसके लिए वो अपनी डायरी खोलता है और जो फैक्ट्स अभी तक उसको पता चले हैं उसको स्टडी शुरू करता है। अब तक उसको ये कंफर्म हो चुका था कि उसकी पावर्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों तरह के फूड के साथ रिएक्ट करती है। इसकी मदद से वो उन्हें जल्दी ग्रो कर सकता है, उनका वॉल्यूम बढ़ा सकता है और फ्राई भी कर सकता है, चाहे टेस्ट कितना भी खराब क्यों ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें लिमिटेशंस भी थी जो उसके बाद में समझ आई। पावर्स का सक्सेस रेट काफी लो था और हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता था। जैसे सोयाबीन के केस में प्लांट ग्रो होने का चांस सिर्फ 10% था, मीट के लिए तो और भी कम। हैनफेंग बार बार फेल हो रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि चीजें ऐसे क्यों काम कर रही थी। फिर अचानक एक सोयाबीन फोर्स के इफेक्ट में उसके हाथ में फट जाता है और एक अजीब सी ग्रीन बदबू वाली क्लाउड निकलती है। नॉर्मल प्लांट के बजाय उसके हाथ में बस एक पत्थर होता है, एक बदबूदार पत्थर। अब ये चीज उसको सीरियसली इरिटेट करने लगती है। फेलियर रेट बहुत ही ज्यादा था। हैनफेंग को समझ आ गया था कि उसे अपनी पावर्स को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज करना सीखना ही पड़ेगा और उसने मन बना लिया था कि अब सीरियसली प्रैक्टिस करेगा। आखिर कोई भी स्किल हो, प्रैक्टिस से फास्ट कुछ नहीं सिखाता। इसलिए उसने टाइम की बिल्कुल परवाह नहीं की और दिन रात तक मेहनत करता रहा और आखिरकार उसे सक्सेस मिल ही गई। उसके हाथों में एक फ्रेश और जिंदा सोयाबीन प्लांट था पॉट्स के साथ। यह अचीवमेंट बिल्कुल आसान नहीं थी। वो पसीने से भीग चुका था और लिटरली अपने अपार्टमेंट के लिए एक हीटर बन गया था। लेकिन ये सब उस प्राइस का हिस्सा था जो उसे सक्सेस रेट बढ़ाने का कुछ रूल समझाने के लिए चुकाना पड़ा। उसे पता चला था कि ग्रीन लाइट एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए इस ग्रीन लाइट को अलग अलग टाइम तक अप्लाई करना पड़ता है। अगर टाइमिंग का अंदाजा गलत हो तो फेलियर मिलता है और हाथ में आता है एक जला हुआ बदबू मारने वाला पत्थर। मतलब हर प्रोडक्ट के लिए एग्जैक्ट आइडियल कुकिंग इंटरवल जानना जरूरी है। ये सब हैनफेंग को एक फेमिलियर चीज याद दिला देता है, एक पॉपुलर म्यूजिक और डांस गेम जो लगभग 10 साल पहले आया था, जिसमें रिदम के साथ सही इंटरवल्स पर बटन्स प्रेस करने होते हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही था। एनर्जी की वैल्यू अप, डाउन, लेफ्ट और राइट जैसे डायरेक्शन से कंपेयर किया जा सकता था और हर सेकेंड ऑब्जेक्ट में जाने वाली एनर्जी बिल्कुल सही होनी चाहिए। आखिर में क्रिटिकल पॉइंट आता है जहाँ प्रोसेस को रोकना पड़ता था। अगर सब कुछ सही हुआ तो सक्सेस मिलती थी और हर सोयाबीन एक प्लांट बन जाता था। प्लांट के साथ सक्सेस के बाद हैनफेंग ने मीट के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। प्रोसेस में थोड़ी सी भी गलती हुई तो मीट एक गंदी सी काली स्लरी में बदल जाता था। फिर भी मीट के लिए प्रिंसिपल काफी हद तक सेम ही थे। सबसे पहले ये फिगर आउट करना था कि मीट को कितनी एनर्जी चाहिए। शुरू में सब कुछ प्लान के हिसाब से ही लग रहा था, पर प्रॉब्लम यहाँ आई। चिकन लेग फिर से फट गया बिल्कुल पहले की तरह और हर जगह एक बदबू वाली काली स्लरी फैल गई। लग रहा था मीट के साथ काम सीखने में प्लान से भी ज्यादा टाइम लगेगा। बार बार हैनफेंग ने ट्राई किया और फेल होता रहा। चिकन लेग्स एक के बाद एक ब्लास्ट होते चले गए। फेलियर्स का ये सिलसिला जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिरकार हमारे हीरो का सब्र टूट गया। उसने गुस्से और डिस्पेयर में चिल्लाते हुए इस डैम एबिलिटी को कोस दिया जो इतनी हाई डिफिकल्टी के साथ आई थी। लेकिन वो गिव अप करने वालों में से नहीं था। विंडो के बाहर स्नोफॉल और तेज हो रही थी, टेम्परेचर और गिर रहा था, फिर भी हैनफेंग रुका नहीं। किचन में हर जगह उसकी मेहनत की निशान बिखर चुके थे। और फिर आया मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लास्ट चिकन लेग। अप और डाउन, लेफ्ट और राइट, रेड और ग्रीन एनर्जी। उसे लग रहा था जैसे कोई ओवर कॉम्प्लिकेटेड मिनी स्केल गेम चल रहा हो। हर चीज रिपीट हो जा रही थी और जैसे ही एक गलती होती सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ता। टेंशन पीक पे थी और इस बार हैनफेंग सक्सेसफुल हो गया। उसने चिकन लेग को एक जाइगेंटिक साइज तक ग्रो कर दिया था। एक थकान सी स्नॉट के साथ उसने कहा कि ये सब वर्थ इट था और थकान से चूर लेकिन खुश होते हुए फ्लोर पर गिर गया। आखिरकार उसने मीट सिंथेसिस करने का तरीका ढूंढ ही लिया था। बाहर का वेदर हर दिन खराब होता जा रहा था। न्यूज अनाउंस कर रही थी कि आज 17 जुलाई स्नो डिजास्टर का तीसरा दिन है। देश के हर कोने में सेम हाल था और लग रहा था कि इंसानियत हजारों सालों में एक बार आने वाली डिजास्टर का सामना कर रही है। सिटीजन्स की बेसिक जिंदगी बचाने के लिए अथॉरिटीज एक्टिवली काम कर रही थी और मदद के लिए मेजर्स कर रही थी। इसी न्यूज के साथ हैनफेंग अगले दिन उठा। खाली वार्निंग्स और प्रोमिसेस कि हैवी स्नोफॉल ने ट्रांसपोर्ट, बिजली और इंटरनेट सब कुछ पैरालाइज कर दिया है। लेकिन सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वेट करना होगा। जल्दी ही ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज डिजास्टर एरियाज तक पहुंच जाएंगी। आखिर में न्यूज एंकर ने सबको एडवाइस किया कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले। तभी अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया और तुरंत ही और भी नोटिफिकेशंस आने लगे। हैनफेंग ने देखा कि उसके बिल्डिंग के रेसिडेंट्स का ग्रुप फिर से हंगामा कर रहा था और वो डिस्कशन ज्वाइन किए बिना रह नहीं पाया।
ग्रुप का शोर अनबिलीवेबल था। सब लोग सुबह की न्यूज पर डिबेट कर रहे थे। कुछ लोगों को लगता था रेस्क्यूअर्स आएंगे और उनकी मदद करेंगे। दूसरे लोग इसे सिर्फ झूठे वादे मानते थे और खुद बचने का प्लान बना रहे थे। पर सिर्फ एक अवतार सबसे अलग दिखा। उसने सब सीधे साधे लोगों से पूछा, क्या वो सच में टीवी पर जो बोल रहे हैं उस पर भरोसा करते हैं? और ये कोई नहीं, बूढ़ा अंकल लुई था और उसे टीवी पर दिखाई जा रही किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगर सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता तो रेस्क्यू टीम्स कब तक आ चुके होते। पर अंकल लुई ने अपने पुराने दोस्तों से अफवाह सुनी थी कि गवर्नमेंट कंट्री के कैपिटल सिटी ए में आर्मर व्हीकल, टैंक्स और हैवी वेपन्स इकट्ठा कर रहा है। लगता है वो तैयारी कर रहे हैं, उस जंग की तैयारी जो किसी ने अननोन एनिमी के अगेंस्ट होने वाली है। जैसे एक फुल स्केल वॉर की रियल पॉसिबिलिटी सामने आई, पैरानॉइड सर्वाइवर्स से भरे ग्रुप चैट पर एक ठंडी सी खामोशी छा गई। फिर अचानक सवालों का तूफान आ गया। लोग अंकल लुई से पूछने लगे कि क्या ये सच है? अगर सच है तो क्या उनका गेम यही खत्म नहीं हो जाएगा? इस सब के बीच हैनफेंग को वॉर वाली बात का उठना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। ये प्रोग्रेशन उसने अपनी पिछली जिंदगी में कहीं नहीं सुना था। तब मिस्टर जिया ने बीच में बोलकर सबका शोर शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि अंकल लुई की बात सच है तो अब उन्हें सर्वाइवल मेजर्स लेने ही होंगे सबको बचाने के लिए। नेबरहुड के कुछ ओनर्स के पास तो सप्लाईज पहले ही खत्म हो चुकी थी। गवर्नमेंट से सपोर्ट कब आएगा ये भी क्लियर नहीं था। इसलिए मिस्टर जिया ने सजेस्ट किया कि जो लोग मुश्किल में है उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। उसने पूरे जज्बात के साथ कहा कि जिन लोगों के पास सबसे ज्यादा सप्लाईज है उन्हें अपना थोड़ा स्टॉक डोनेट कर देना चाहिए। और एग्जाम्पल सेट करने के लिए मिस्टर जियांग ने अनाउंस किया कि वो अपनी आधी सप्लाई जरूरतमंद लोगों को देगा। बाकी ओनर्स भी धीरे धीरे इस प्रपोजल पर छोटी आवाजें में बात करने लगे। एक बंदा पूरे दिल से मिस्टर जियांग के सपोर्ट में आ गया, कहते हुए कि सब बस इस क्राइसिस से निकलना चाहते हैं। उसने जो हो सके डोनेट करने का प्रॉमिस किया और साथ ही ली हायना का नाम भी घसीट लिया बीच में। ली हायना उस पागल वू कुआन को जानती थी, वही बंदा जो सिर्फ इसलिए सबके सामने उसे नीचा दिखा रहा था क्योंकि उसने पहले उसे रिजेक्ट किया दिया था। इसलिए ली हायना ने अपना सॉफ्ट बिचारी गर्ल मोड निकाला और माफी मांगते हुए कहा कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा सप्लाई बची ही नहीं है। फिर क्या, उसके ज्यादातर सिम्स तुरंत उसकी साइड लेने आ गए। इस छोटे से हंगामे ने पूरे ऑर्गेनाइज होने के प्लान को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया क्योंकि लोग सेल्फलेस एक्ट के नाम पर भी एकजुट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे डोनेशंस आने लगे। लगता था काफी लोग मिस्टर जियान के इमोशनल स्पीच से मूव हो गए थे। खाने पीने का सामान, कपड़े, मेडिसिन, सारे बेसिक चीजें सामने आने लगी। मिस्टर जियान ने उन सब का शुक्रिया अदा किया जो मदद के लिए तैयार थे। लोग काफी ज्यादा थे, इसलिए उसने सोचा कि कुछ लोनर्स को जिम्मेदारी देना सही रहेगा और नेचुरली वो खुद टीम का लीडर बनेगा। ये एक इंटरिम इमरजेंसी कमेटी होती जो डोनेटेड सप्लाईज की प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन संभालेगी। जैसे ही हैनफेंग ने ये अनाउंसमेंट पढ़ी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये इंटरिम कम्युनिटी वाला सीन उसकी पिछली जिंदगी में भी हुआ था और बाद में पता चला था कि ये सब दूसरों के रिसोर्सेस हड़पने की स्कीम थी। आज 19 जुलाई थी, एपोकलिप्स का 5वां दिन। बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर चुका था और आज वो दिन आ ही गया जब बिल्डिंग का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम एक्सट्रीम ठंड की वजह से बंद हो गया। अब सब लोग बस यही सोच रहे थे कि बिना हीटर्स के अपने बॉडी को कैसे गर्म रखा जाए। कुछ लोगों ने अपने घर के अंदर छोटी सी आग जलाने का जुगाड़ कर लिया था। इस सब का सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था, हमारा MC। हैनफेंग के पास उसके फेल एक्सपेरिमेंट से बना हुआ ढेर सारा चारकोल था, फायरप्लेस के लिए परफेक्ट फ्यूल। टेबल पर एक चिल्ड फिजी कोला और स्ट्रॉबेरी केक का एक लजीज स्लाइस पड़ा हुआ था और हैनफेंग वो वही कर रहा था जो उसकी जगह हम में से ज्यादातर करते, सिंगल प्लेयर वीडियो गेम खेलना, बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह। पर उसका सुकून एक अचानक फोन कॉल से टूट गया। गेम पॉज करके कोक के सिप लेते हुए उसने कॉल उठाया। लाइन पर ब्लॉक 8 का इंचार्ज था। वो कह रहा था कि 20 मिनट्स में रोड क्लियर करने वाले हैं और बेसमेंट कार पार्क में मैन पावर चाहिए। हैनफेंग ने बड़ी मुश्किल से खुद को इस बंदे को गाली देने से रोका। ये लोग अभी भी नहीं समझ रहे थे, बर्फ रुकने वाली ही नहीं थी। मरना चाहते हुए भी हैनफेंग ने अपने घर का कंफर्ट छोड़कर नीचे लॉबी जाने का डिसीजन लिया। अभी नेबर से पंगा लेना बेकार होता और वैसे भी उसे अपने सीक्रेट के खुलने का चांसेस कम रखने थे। गेट के पास पहुंचते ही सबको दिख गया कि स्नो ने बिल्डिंग को पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। बाकी वॉलंटियर्स गुस्से में थे क्योंकि जो रास्ते उन्होंने पहले क्लियर किए थे वो अब सबसे बड़े स्नो पाइल के नीचे फिर से गायब हो चुके थे। कम से कम गेट खोलने का सोचकर वॉलंटियर ने हैंगफेंग को देखा और उससे मदद के लिए बुला लिया। फिर सबने मिलकर दरवाजे पर अपना पूरा वेट डाला और 3 के काउंट पर पुश किया। सबकी हैरानी के लिए दरवाजा खुलते ही ढेर सारी बर्फ अंदर घुस आई और लॉबी एक भयंकर स्नोस्टॉर्म के सामने बिल्कुल खुली रह गई।
स्टॉर्म इतना ज्यादा था कि कोई भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही स्टॉर्म के पास जाते आंखें खोलना भी इंजरी बन सकता था। हैनफेंग को अपने कोजी काउच छोड़कर मैनुअल लेबर और फ्रॉस्टबाइट झेलने का डिसीजन लेने पर तुरंत पछतावा हुआ। ऐसे मौसम में अगर लोग बाहर निकलते तो मौत ज्यादा दूर नहीं होती। अच्छा हुआ कि बाकी वॉलंटियर्स भी इसी नतीजे पर पहुंच गए। सिर्फ कोई बेवकूफी ऐसे टेम्परेचर में बाहर जाने की सोचेगा। और जब बेवकूफों की बात हो ही रही थी कि तभी वो आ गया। हैनफेंग के कान में एक बहुत ही पहचानी हुई आवाज गूंजी और वो था होमलेस जोई, जिसे सब ब्रदर ली के नाम से जानते थे। वो सबको कावड़ बोल बोल कर सुना रहा था, कहते हुए कि मुश्किल वक्त में दबंग बनना चाहिए, ना कि डरना। वॉलेंटियर ठंड से कांपते हुए ब्रदर ली को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बिल्कुल बेवकूफी है। ऐसे भयंकर स्नो स्टॉर्म में किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए। पर ब्रदर ली थोड़ा अलग ही बंदा था। सबसे पहले उसने अपना लॉलीपॉप एक ही पफ में खत्म कर दिया। फिर पागलपन के जोश में वो बर्फ के अंदर घुस गया जैसे कोई एनिमे का कैरेक्टर हो। वो लिटरली बर्फ को मुक्के मार मार के उड़ा रहा था, हर जगह स्नो बिखरते हुए। ये सब वो काफी देर तक करता रहा। इतना ही नहीं, उसने इंसान जितनी लंबी बर्फ के ढेर के बीच में होमलेस जोई साइज का एक बड़ा सा होल बना दिया था। पर अचानक सब शांत हो गया। कुछ पल बाद वॉलंटियर्स को बर्फ के नीचे से दबी हुई सी मदद की आवाज सुनाई देने लगी। बाकी लोगों को मिलकर होमलेस जोई को बर्फ के नीचे से खींचकर बाहर निकालना पड़ा। उसका चेहरा ठंड और भारी बर्फ के नीचे फंसे रहने की वजह से बिल्कुल बैंगनी पड़ चुका था। आखिरकार वॉलंटियर्स ने डिसाइड किया कि बाहर जाना नामुमकिन है और गेट बंद कर दिया। हैनफेंग तुरंत ब्रदर ली के पास भागा, ये देखने के लिए कि वो बेवकूफ गैंगस्टर ठीक तो है। उसने सबसे कहा कि पहले कार पार्क चलते हैं, वहाँ अटेंडेंस के इंचार्ज को ढूंढते हैं। बर्फ रुकने के बाद ही आगे क्या करना है ये डिसाइड किया जा सकता है। इतनी जोरदार ब्लिजर्ड पूरी दुनिया में मची हुई थी कि अब प्रॉब्लम्स मैन पावर से सॉल्व होने वाली नहीं थी। बिल्डिंग के कार पार्क में एटमॉस्फेयर थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि वो अंडरग्राउंड था। मिस्टर जियांग, जो अब अनऑफिशियल लीडर बन चुका था, हमेशा की तरह ओनर्स के बीच घिरा हुआ था। लॉबी से रिपोर्ट मिलने के बाद उसने भी मान लिया कि क्लियरिंग ऑपरेशन को पॉज करना चाहिए और अब से बेसमेंट कार पार्क ही डोनेशन और कलेक्शन पॉइंट रहेगा। हैनफेंग चुपचाप बैकग्राउंड में ही रहा। ये पहली बार था जब वो ग्रुप चैट वाले सरनेम जियांग के बंदे से रियल में मिल रहा था। यही वो बंदा था जिसने फ्यूचर में उस कैंप कमेटी को लीड किया था। अपनी शांत और मीठी बातों से मिस्टर जियांग सबको पोलाइटनेस और यूनिटी के इल्यूजन में फंसा लेता था। मिस्टर जियांग ने बात उठाई कि इतने सारे ओनर्स ने कितनी ज्यादा डोनेशन दी है। ये जनरस डोनेशंस मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करेगी, इसलिए वो काफी ग्रेटफुल था। कार पार्क का ओवरऑल मूड काफी पॉजिटिव था। लोग अपने सेल्फलेस एक्ट को लेकर खुद पर प्राउड महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे सब मिलकर सर्वाइवल के एक ही गोल पर काम कर रहे थे। पर हैनफेंग कुछ ऐसा जानता था जो बाकी नहीं जानते थे। बस थोड़ा इंतजार करो, जैसे जैसे डिजास्टर लंबा चलता जाएगा ये लोग अपने रिसोर्सेज डोनेट करने का अफसोस करेंगे। ब्रदर ली, जो अभी भी अपने पहले वाले स्टंट की वजह से कांप रहा था, सबसे पहले ऊपर जाने का डिसीजन लेता है और हैनफेंग से गुड बाय बोलता है। कार पार्क में नजर घुमाते हुए हैनफेंग की नजर किसी पर टिक गई। वो वही खूबसूरत पर मंदबुद्धि नर्स थी जिसे वो हॉस्पिटल में मिला था जब उसकी टांग टूटी थी। उसने क्यूट सी बनी विंटर कोट पहनी हुई थी और ऑकवर्ड तरीके से बॉक्सेस का स्टैक उठाए हुई थी। वो क्लियरली भीड़ के बीच चलने में स्ट्रगल कर रही थी। अपनी भौंदी सी मूवमेंट की वजह से वो कुछ लोगों से टकरा गई। अगर हैनफेंग टाइम पर लपक के ना आता तो वो सीधा जमीन पर जा गिरती। उसे संभालते हुए हैनफेंग ने पूछा कि क्या वो ठीक है। नर्स जिन शर्माते हुए आंखें खोलती है, थैंक यू बोलती है और हॉस्पिटल से हैनफेंग को पहचान लेती है। फिर अचानक उसे याद आता है कि हैनफेंग की टांग तो बुरी तरह से इंजर्ड थी। उसे तो गिरती हुई लड़की को पकड़ने की हालत में होना ही नहीं चाहिए था। ये समझती कि उसने बिना सोचे कुछ ज्यादा ही कर दिया। हैनफेंग के दिमाग में तुरंत पैनिक फैल गया और वो सिचुएशन से निकलने का कोई तरीका सोचने लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।